दोस्तों, आखिर काफी लंबे इंतजार के बाद मैं आपके लिए एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर को लेकर आया हूं जिसका एंडिंग आपका दिमाग घुमाकर रख देगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लग्जरी रिजॉर्ट को देखते हैं जहां अचानक किसी वजह से अफरा तफरी मच जाती है। असल वजह यह होती है कि समीरा नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर अशोक पर गोली चला देती है और अशोक वही मौके पर दम तोड़ देता है। फिर देखते ही देखते मामला तूल पकड़ लेता है। इसलिए पुलिस और मीडिया पल भर में वहां पहुंच जाते हैं और इस केस में पुलिस वाला इन्वॉल्व होने की वजह से समीरा को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि समीरा कोई साधारण महिला नहीं है बल्कि बड़े बिजनेसमैन राहुल की पत्नी है। पर अब बात आती है कि आखिर एक अमीर घर की औरत उस पुलिस ऑफिसर के साथ होटल के कमरे में क्या कर रही थी और उसने उसे गोली क्यों मारी। इसी बीच समीरा का कहना था कि उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है जिस वजह से खुद को बचाने के चक्कर में उसने पुलिस वाले यानी अशोक को मार दिया। हालांकि पुलिस उसके बयान पर भरोसा नहीं करती, इसलिए तुरंत ही मेडिकल जांच करवाई जाती है। पर जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो समीरा की बात सही निकलती है, यानी उसके साथ गलत काम किया गया था। इससे होता यह है कि मीडिया के जरिए पब्लिक के सामने उल्टा पुलिस ही दोषी बन जाती है। पब्लिक हल्ला करने लगती है कि अपने स्टाफ की कमी छुपाने के लिए पुलिस समीरा पर अत्याचार कर रही है और इस तरह से पब्लिक के प्रेशर और साथ में एक इन्फ्लुएंस्ड फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से समीरा को जल्द ही रिहा कर दिया जाता है। पर केस अभी भी चल रहा था और जांच होना बाकी था। खैर, इधर बाहर आने पर समीरा शांत नहीं रहती। वो फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और कहती है कि वो इस केस को आखिरी तक लड़ेगी ताकि ऐसी घटनाओं की शिकार दूसरी महिलाओं को इंसाफ मिल सके। अब इसी बीच हमें पता चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर अशोक की फैमिली ने रत्नाकर नाम के वकील को हायर किया है जो कि काफी नामी गिरामी वकील था। वहीं हम देखते हैं कि रत्नाकर का नाम सुनकर समीरा का वकील बैनर्जी काफी परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब मामला इतना आसान नहीं रहेगा, इसलिए वो एक नया दांव खेलता है और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर विक्रम वासुदेव को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है ताकि वो दूसरी पार्टी के अंदर से सारी जानकारी देता रहे। इसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो अब केस के सिलसिले में समीरा के घर आता है। वो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा केस पर आता है ताकि समीरा पर मेंटली प्रेशर बना सके। वो पूछता है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस कर रही थी तो एक गोली काफी थी, आपने 2 गोलियां क्यों चलाई? 2 गोलियां चलने का मतलब है कि आप शायद उससे अपना बदला निकाल रही थी। तो आखिर किस बात का बदला लेना था आपको? तभी सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हमें अशोक की तरफ से हुई जबरदस्ती दिखाई जाती है। लेकिन विक्रम को इस वर्जन में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे लगता है कि कहानी इतनी सीधी तो नहीं है। अब वो धीरे धीरे समीरा की पर्सनल लाइफ में घुसता है। वो पूछता है कि एक साधारण रिसेप्शनिस्ट इतनी जल्दी एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी कैसे बन गई। इस पर समीरा नाराज हो जाती है, लेकिन विक्रम कहता है कि कोर्ट में इससे भी मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। फिर वो राहुल को लेकर फैली अफवाह का जिक्र करता है कि राहुल लड़कियों में नहीं लड़कों में दिलचस्पी रखता है। विक्रम का शक यह होता है कि शायद समीरा ने आरामदायक जिंदगी और पैसों के लिए राहुल से शादी की है, लेकिन इमोशनल हैप्पीनेस ना मिलने की वजह से उसने अशोक की तरफ झुकाव बनाया। हालांकि पहले तो समीरा ये सुनकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद में वो कुछ राज से पर्दा हटाती है। वो कहती है कि राहुल ने शादी से पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था कि वो सोशल प्रेशर की वजह से शादी कर रहा है और शायद उसे पति वाला प्यार कभी दे नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने शादी की इस उम्मीद में कि शायद वक्त के साथ चीजें बदल जाएंगी। खैर, दूसरी तरफ हम बैनर्जी को देखते हैं जो एयरपोर्ट से कन्नूर पहुंचा ही था कि इतने में उसके मोबाइल पर एक रैंडम नंबर से मैसेज आता है, वेलकम टू कन्नूर। इससे साफ हो जाता है कि इस केस में कोई तीसरा शख्स भी इन्वॉल्व है और कोई है जो पूरी सिचुएशन को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। फिर बैनर्जी ये बात समीरा को बताता है और उसे भी सावधान रहने को कहता है। उधर विक्रम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसमें साफ दिखता है कि अशोक से पहले समीरा कमरे में मौजूद थी और अशोक बाद में अंदर आया। इससे ये शक और मजबूत होता है कि समीरा उस मुलाकात का पहले से इंतजार कर रही थी। फिर विक्रम एक और बड़ा सवाल उठाता है, अशोक कमरे में आया और उसकी मौत हुई, इन दोनों घटनाओं के बीच में करीब 1.5 घंटा क्यों लगा? अगर मामला सिर्फ फोर्स्ड असॉल्ट का था तो ये काम कुछ ही मिनटों में बल्कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए था। साथ ही वो उसे एक पुरानी कॉलेज फोटो दिखाता है जिसमें समीरा और अशोक दोनों साथ में नजर आते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को हाल ही में नहीं काफी समय से जानते थे। अब विक्रम कहता है कि अगर समीरा ने सच नहीं बताया तो रत्नाकर कोर्ट में उसके केस को पूरी तरह से पलट देगा, इसलिए अच्छा होगा कि वो उसे सब बता दे ताकि वो उसकी मदद कर सके। इस तरह अब मजबूरी में समीरा फाइनली अपनी छुपी हुई कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बाहर से जितनी शानदार लगती थी अंदर से उतनी ही खाली थी। राहुल हमेशा अपने काम में डूबा रहता था और उसके पास उसके लिए वक्त नहीं था और इसी अकेलेपन में कई साल बाद उसकी मुलाकात अशोक से हुई जो कि कॉलेज के समय का पुराना जानकार था। फिर शुरुआत में दोनों सिर्फ पुराने दिन याद करते थे, लेकिन जल्द ही मुलाकातें बढ़ती गई और धीरे धीरे वो उसके करीब आ गई। इसी बीच एक दिन उसे किसी जरूरी काम से कहीं जाना था। फिर अशोक को ये पता चला तो उसने भी साथ चलने की इच्छा जताई, जिस वजह से वो उसे साथ ले गई। इस तरह जब काम खत्म होने के बाद दोनों रिजॉर्ट में पहुंचे तो उसने जानबूझकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि अशोक सीधा अंदर आ सके। फिर शुरू में तो सब कुछ सामान्य था, बातें, यादें, पुराना अपनापन, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया और अशोक के इरादे साफ होने लगे। इस बीच समीरा ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन अशोक उससे जबरदस्ती करने लगा। अब ये सुनकर विक्रम थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है और कहता है कि अगर यही सच्चाई है तो केस और मजबूत हो सकता है। लेकिन उसकी आंखों में शक अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि इस कहानी में अभी भी कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आया है। उधर बेनर्जी चुपचाप उसी रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसे सबूत चाहिए थे जो कोर्ट रूम में समीरा की तरफ मामला मजबूत कर सके। लेकिन अंदर घुसते ही भारी पुलिस सिक्योरिटी को देखकर उसका कॉन्फिडेंस वहीं पर टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अभी डायरेक्ट एंट्री आसान नहीं होगी। वो तुरंत समीरा को मैसेज करता है कि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, इसलिए शायद आज का काम पूरा ना हो पाए। ये पढ़कर समीरा बेचैन हो जाती है और जवाब देती है कि किसी भी हाल में काम आज ही खत्म होना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वो विक्रम से पूछती है कि अगर किसी हाई सिक्योरिटी जगह में घुसना हो और सबका ध्यान भटकाना हो तो क्या किया जाए। तो विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बताता है कि फायर अलार्म को ट्रिगर कर दो, स्मोक लाइटर या किसी और तरीके से, ताकि पूरी बिल्डिंग में केओस मच जाएगा और सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये सुनते ही समीरा उसी प्लान को बेनर्जी तक पहुंचा देती है। इतने में विक्रम के फोन पर एक कॉल आती है और बात करते करते उसके मुंह से एक पुराने मिसिंग केस का जिक्र निकल जाता है। ये सुनकर समीरा तुरंत अलर्ट हो जाती है और उस केस के बारे में पूछने लगती है। पहले वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में डिटेल में बताने लगता है। विक्रम कहता है कि करीब 1 साल पहले आदर्श नाम का एक लड़का पुलिस स्टेशन आया था अपने पिता विनय वर्मा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। बातचीत से उसे पता चला कि आदर्श खुद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा था। शुरुआत में उसने इस केस को खास गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि विनय वर्मा एक रिजॉर्ट के मालिक हैं, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। सीधी बात में उसने आदर्श से पैसे मांगे और कहा कि अगर पुलिस को केस सीरियसली लेना है तो उसे खर्च करना पड़ेगा। मजबूरी में आदर्श मान गया और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर जब विक्रम फैमिली के घर पहुंचा तो उसे विनय वर्मा की कार पर गहरे स्क्रैचेस और टूटा हुआ ग्लास मिला। उसे लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। उसी दौरान उसे विनय वर्मा का फोन भी मिला, जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। आगे पूछताछ में आदर्श की मां बताती हैं कि जिस रात विनय गायब हुए उस रात तेज बारिश हो रही थी। उसी वक्त एक लड़की वैष्णवी रास्ते में मिली और लिफ्ट मांगने लगी। हालात देखकर विनय ने उसे कार में बैठा लिया और घर भी ले आए, लेकिन अगली सुबह वो लड़की बिना कुछ बताए गायब हो गई। ये बात विक्रम को अजीब लगती है, क्योंकि इतनी रात को घने जंगल के बीच में एक लड़की का यूं मिलना नॉर्मल नहीं था। फिर एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। विनय वर्मा के 60 लाख के लोन में सिर्फ 11 लाख उनकी तरफ से जमा हुए थे, जबकि बाकी 49 लाख किसी चिरंथन नाम के शख्स ने चुकाए थे। इसी बीच उसे फोन में एक ब्लरी फोटो मिलती है। उसी फोटो के आधार पर वो एक जगह पहुंचता है जहां सड़क किनारे कार का टूटा हुआ शीशा मिलता है। इससे एक्सीडेंट वाली थ्योरी और मजबूत हो जाती है। कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर एक नंबर बार बार सामने आता है, जो कि हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का होता है। अब मामला और उलझ जाता है, क्योंकि फैमिली का कहना था कि उनका हैदराबाद से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे विक्रम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है, उसके सीनियर उसे उस केस से हटा देते हैं और साफ वार्न करते हैं कि अब वो उसमें दखल न दे। इस तरह मजबूरी में विक्रम को केस छोड़ना पड़ता है, लेकिन आदर्श की हालत बिगड़ती जाती है। कुछ समय के बाद आदर्श खुद उसके घर पहुंचता है। वो बहुत कमजोर और परेशान दिखता है। वो कहता है कि उसने भरोसा करके गलती कर दी, क्योंकि उसके पिता हमेशा कहते थे कि इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। फिर वो कहता है कि अब वो खुद अपने पिता को ढूंढेगा। जाते जाते वो रिश्वत के पैसे भी लौटाकर ये साफ कर देता है कि वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। इसी घटना के बाद विक्रम के अंदर बदलाव आता है। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। अगली सुबह वो फिर से केस पर लग जाता है और छानबीन करते हुए एक टोल प्लाजा तक पहुंचता है, जहां से गुजरने वाली कार्स की फुटेजेस मिल सकती थी। सीसीटीवी खंगालने पर उसे एक सस्पिशियस कार दिखती है। वो कार नंबर ट्रेस करता है तो पता चलता है कि वो हैदराबाद की एक रेंटल कंपनी की गाड़ी थी। अब मामला और गहरा हो जाता है। वो सीधे रेंटल ऑफिस जाता है और रिकॉर्ड्स चेक करता है। वहां पता चलता है कि एक्सीडेंट के दिन उसी समय एक कार वैष्णवी नाम की लड़की ने किराए पर ली थी। ये नाम सुनते ही विक्रम को समझ में आ जाता है कि ये वही वैष्णवी हो सकती है जिसका जिक्र विनय की पत्नी ने किया था। वही लड़की जो उनके घर आई थी। वो तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां वैष्णवी रहती थी, लेकिन वहां जो सच सामने आता है वो और भी चौंकाने वाला होता है। दरअसल वैष्णवी कोई और नहीं बल्कि अशोक की पत्नी निकली। वही अशोक जिसकी हत्या हाल ही में समीरा ने की थी। और कॉल रिकॉर्ड्स भी साफ करते हैं कि विनय वर्मा के फोन पर बार बार जो कॉल्स आ रही थी वो हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से थी और वो कॉल्स अशोक ही कर रहा था। इस बीच विक्रम के सीनियर का फोन आता है। वो गुस्से में उसे डांटता है कि उसे इस केस से दूर रहने को कहा गया था, फिर भी वो हैदराबाद तक पहुंच गया। वो ये भी बताता है कि आदर्श भी सच जानने के लिए अशोक के पीछे वहां पहुंच चुका है और अगर वो भी बीच में पड़ गया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। अगले सीन में आदर्श सीधे अशोक के सामने पहुंच जाता है। वो अपने पिता विनय वर्मा के बारे में सवालों की बौछार कर देता है, लेकिन अशोक खुद को अनजान दिखाने की कोशिश करता है और साफ इनकार कर देता है कि वो विनय वर्मा नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। लेकिन आदर्श उसकी एक भी बात नहीं मानता और लगातार उस पर दबाव बनाता रहता है, जिस पर अशोक का धैर्य आखिरकार टूट जाता है और वो गुस्से में अपनी गन निकालकर आदर्श पर तान देता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है तो उसे सामने आदर्श दिखता ही नहीं। आदर्श अचानक से वहां से गायब हो चुका होता है। असल में ठीक उसी समय विक्रम वहां पहुंच गया था और उसने आदर्श को चुपचाप बचाकर वहां से हटा दिया था। विक्रम आदर्श को तुरंत एक सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आदर्श की नजर पास के एक स्टेज पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो घबराकर कहता है कि ये वही लड़की है जो उस रात उनके घर आई थी, वैष्णवी। ये सुनकर विक्रम चौंक जाता है,
क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो असली वैष्णवी से मिलकर आया था, इसलिए स्टेज पर खड़ी लड़की वैष्णवी नहीं हो सकती। अब उसी पल उसके दिमाग में एक और शक पक्का हो जाता है। क्या वो लड़की वैष्णवी नहीं बल्कि समीरा थी, जो उस रात वैष्णवी बनकर वहां घूम रही थी? फिर कहानी प्रेजेंट में लौटती है और विक्रम सीधे समीरा से सवाल करता है कि उस रात तुमने वैष्णवी बनकर विनय वर्मा की पत्नी से लिफ्ट क्यों ली थी? अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। एक बात तो तय हो जाती है कि जिस रात विनय वर्मा गायब हुए, उस रात समीरा और अशोक दोनों वहां मौजूद थे, और यह भी संभव है कि दोनों ने मिलकर विनय को गायब किया हो। विक्रम आगे कहता है कि शायद समीरा को डर था कि अशोक ये सच दुनिया के सामने ला सकता है, इसी वजह से उसने रिजॉर्ट में अशोक को भी खत्म कर दिया। लेकिन समीरा इन आरोपों को तुरंत खारिज कर देती है। वो चुनौती देती है कि अगर इतना सब सच है तो सबूत कहाँ है? जवाब में विक्रम मोबाइल फोन निकालता है और कहता है कि यही वो फोन है जो घटना स्थल से मिला था। उस पर समीरा के फिंगरप्रिंट्स हैं और विनय वर्मा का खून भी लगा हुआ है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार समीरा टूट जाती है और अपने अतीत के पर्दे खोलती है। वो बताती है कि कॉलेज के दिनों से ही वो और अशोक एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अशोक के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और उसकी शादी जबरन वैष्णवी से करवा दी। कुछ समय के बाद समीरा की शादी राहुल से तय हो गई, लेकिन अशोक के साथ उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो दोनों चोरी छुपे मिलते रहे और उनका अफेयर चलता रहा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ समय साथ बिताने के लिए एक होटल जाएंगे। रास्ते में किसी छोटी सी बात पर उनकी बहस शुरू हो गई, जो देखते देखते बड़ी लड़ाई में बदल गई। अशोक उस वक्त नशे में था और कार चलाने की जिम्मेदारी समीरा के पास थी। पहाड़ी रास्ता, तनाव और झगड़े के बीच में समीरा का ध्यान पल भर के लिए सड़क से हट गया और उनकी कार सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई और वो कार विनय वर्मा चला रहे थे। ये गलती साफ तौर पर समीरा की थी, लेकिन नशे में धुत अशोक उल्टा विनय पर ही चिल्लाने लगा। दोनों के बीच में बहस तेज हो गई। तब विनय ने अपने फोन से उनकी गाड़ी की तस्वीर खींचनी शुरू कर दी ताकि वो पुलिस में कंप्लेंट कर सके, लेकिन अशोक ने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और उसी झटके में फोटो ब्लर हो गई। और यही वो ब्लरी इमेज थी जो बाद में विक्रम को फोन में मिली थी। फिर अशोक ने विनय को धक्का दिया और उन पर हाथ भी उठाया। समीरा बीच में आकर किसी तरह से मामला शांत करवाती है। काफी देर तक बहस चलती रहती है और आखिरकार तीनों ये तय करते हैं कि इस छोटे से एक्सीडेंट को यहीं खत्म कर देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब इसके बाद अशोक समीरा को लेकर फार्म हाउस पहुंच जाता है। वो वहां उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए केयरटेकर को वो बहाने से बाहर भेज देता है। फिर दोनों बैठकर अपने रिश्ते और फ्यूचर को लेकर बात करते हैं। अशोक अपना सपना बताता है कि वो ये रिजॉर्ट खरीदना चाहता है और समीरा के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। पर तभी अचानक फार्म हाउस के गेट पर विनय वर्मा आ जाते हैं, वही शख्स जिससे सुबह सड़क पर लड़ाई हुई थी। अब विनय भी अशोक को पहचान लेते हैं और गुस्से में कह देते हैं कि अब वो ये प्रॉपर्टी डील नहीं करेंगे, यानी ये प्रॉपर्टी असल में विनय की थी। इसके बाद समीरा बीच बचाव करती है, माफी मांगती है और सुबह की घटना पर अफसोस जताती है, लेकिन विनय अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। जाते जाते वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालते हैं, वही शादी का इन्विटेशन जिसमें समीरा और राहुल का नाम छपा होता है। ये देखकर समीरा के होश उड़ जाते हैं, जबकि इतने में विनय बताते हैं कि राहुल के पिता उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो समीरा की शादी के बारे में पहले से जानते हैं। फिर वो उसे धमकी देते हैं कि अगर वो राहुल को सब कुछ बता देंगे तो उसकी जिंदगी में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। बेहतर होगा कि वो अभी भी संभल जाए और अशोक का साथ छोड़ दे। अब जैसे ही विनय ये सब कहते हैं, पीछे खड़ा अशोक अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में उन्हें जोर से धक्का दे देता है। इससे विनय फार्म हाउस के पीछे की गहरी घाटी में गिर जाते हैं और ये देखकर समीरा सन्न रह जाती है। फिर नीचे झांकने पर वो देखती है कि विनय अभी भी जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह से घायल हैं। इसलिए समीरा घबराकर कहती है कि नीचे चलकर उन्हें बचाना चाहिए। अब दोनों लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, जहां विनय दर्द से तड़प रहे होते हैं, लेकिन अशोक उन्हें बचाने के बजाय एक भारी पत्थर उठाकर उनके सिर पर दे मारता है, जिससे विनय वर्मा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस सीन को देखकर समीरा टूट जाती है। अशोक उसे समझाता है कि अगर वो विनय को जिंदा छोड़ देते तो वो पुलिस में शिकायत कर देते और दोनों बुरी तरह से फंस जाते। फिर वो समीरा से कहता है कि वो ऊपर चली जाए और वो खुद लाश को ठिकाने लगाकर आता है। अब डरी हुई समीरा सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, फार्म हाउस में कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है। घबराकर वो दोबारा से जंगल के नीचे उतर जाती है और छुपकर अशोक का इंतजार करने लगती है, मगर बाहर से आए लोग जाते जाते सीढ़ी ऊपर खींच लेते हैं और समीरा वहीं नीचे फंस जाती है। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और जंगल के अंदर घना अंधेरा हो जाता है। जहां कुछ देर पहले तक हलचल थी, वहां अब सिर्फ हवा, बारिश और जंगल की खामोशी रह जाती है। अशोक भी कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए समीरा का डर और बढ़ जाता है। रात गहराते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जमीन फिसलन भरी हो जाती है और अंधेरे में उसे कुछ भी ठीक से दिखना बंद हो जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और कई घंटों तक बस उस जंगल में इधर उधर भटकती रहती है और आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद वो जंगल पार करके एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि भाग दौड़ में उसका और विनय वर्मा का फोन आपस में बदल गए हैं, यानी उसके पास में अब विनय का फोन था। सड़क पर खड़ी समीरा किसी मदद की उम्मीद में इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक कार वहां से गुजरती है, जिसमें विनय वर्मा की पत्नी और बेटा आदर्श बैठे होते हैं। वो भीगी, थकी और डरी हुई समीरा को देखकर उसे लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में बात करते करते समीरा को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये वही परिवार है जिसके एक सदस्य को अशोक ने घाटी में धक्का दिया था। ये बात समझते ही वो अंदर से कांप जाती है। इसी डर की वजह से वो अपना असली नाम नहीं बताती और खुद को वैष्णवी बताती है, वही नाम जो उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। अब बहुत देर हो चुकी थी, मौसम भी खराब था, इसलिए आदर्श और उसकी माँ उसे अपने घर ले जाते हैं, जो कि असल में विनय वर्मा का ही घर था।
वहां पहुंचकर समीरा मौका देखकर विनय का फोन उनकी कार के अंदर फेंक देती है और चुपचाप निकल जाती है। कुछ दूरी पर अशोक अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा होता है। गाड़ी में बैठते ही समीरा घबराकर पूछती है कि लाश का क्या किया। अशोक ठंडी आवाज में कहता है कि जो होना था हो गया, अब वो ये सब भूल जाए। वो उसे याद दिलाता है कि हम दोनों वहां कभी गए ही नहीं थे और हम किसी विनय वर्मा से कभी मिले ही नहीं थे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। समीरा ये सब बताते बताते भावुक हो जाती है और कहती है कि इस घटना के बाद उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली और शादी भी कर ली, लेकिन 1 साल तक उसे बार बार डरावने सपने आते रहे। हर बार वो विनय वर्मा की मौत का सीन देखती रही। धीरे धीरे उसे अशोक से भी डर लगने लगा, क्योंकि असली हत्यारा वही था। विक्रम फिर उससे एक बहुत ही अहम सवाल पूछता है, अगर तुम्हें अशोक से इतना डर लगने लगा था तो 1 साल बाद उसी के साथ उस रिजॉर्ट में क्यों गई? वहीं तुमने उसे गोली मारी थी। इस पर समीरा रोते हुए बताती है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। कुछ दिन पहले उसे एक रहस्यमयी कुरियर मिला था जिसमें उसी फार्म हाउस की तस्वीरें थी जहां विनय को धक्का दिया गया था। तस्वीरों के नीचे लिखा था कि यहाँ किसकी मौत हुई थी। साथ में एक मोबाइल फोन भी भेजा गया था। घबराकर उसने अशोक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। तभी उसके पास एक नए नंबर से कॉल आती है। सामने वाला खुद को ब्लैकमेलर बताता है और धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो सारे राज खोल देगा। डर के मारे समीरा पैसों का इंतजाम करती है और उसी रिजॉर्ट में पहुंच जाती है जहां उसे रूम नंबर 501 में पैसे रखने को कहा गया था। ब्लैकमेलर फोन पर उसे साइड ड्रॉअर खोलने को कहता है जहां पहले से एक गन रखी होती है। फिर वो आदेश देता है कि थोड़ी देर में जो आदमी अंदर आए उसे बिना सोचे गोली मार देना। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है और अंदर अशोक आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। साफ हो जाता है कि ब्लैकमेलर ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। समीरा कहती है कि अब इस खेल को खत्म करना चाहिए और जो गुनाह हुआ है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। काफी सोचने के बाद अशोक मान जाता है। फिर दोनों बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। लेकिन तभी मौका मिलते ही अशोक अचानक से गन समीरा पर तान देता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि वो समीरा को ही खत्म कर दे। समीरा घबरा जाती है और जान बचाने के लिए तुरंत गोली चला देती है। गोली लगते ही अशोक वहीं मर जाता है। यही वो घटना थी जिसने पूरे केस को जन्म दिया था। प्रेजेंट में समीरा आगे बताती है कि उसने कई बार सोचा कि विनय वर्मा के परिवार को जाकर सच बता दे, लेकिन अशोक ने उसे मारने की कोशिश करके वो मौका भी छीन लिया। फिर वो कहती है कि उसने जो कुछ भी उसके साथ किया वो उस दरिंदे की सजा थी। उसी समय उसके वकील बैनर्जी का मैसेज आता है कि काम हो गया। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो विक्रम से पूछती है कि अब जब तुम सब कुछ जान चुके हो तो फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? विक्रम शांत होकर बताता है कि आदर्श कैंसर से जूझ रहा है और उसके इलाज के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की थेरेपी चाहिए। वो ये सब आदर्श की जान बचाने के लिए कर रहा था। ये सुनकर समीरा कुछ नरम पड़ जाती है और कहती है कि वो अतीत तो नहीं बदल सकती, लेकिन आदर्श की मदद जरूर कर सकती है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन करके विक्रम के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को कहती है। विक्रम उसे धन्यवाद देकर जाने ही वाला होता है कि तभी समीरा के फोन पर एक और कॉल आती है और जो खबर वो सुनती है उससे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। पुलिस ने बैनर्जी को करोड़ों रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये सुनते ही वो घबरा जाती है, क्योंकि उसी ने बैनर्जी को चोरी छुपे वहां भेजा था ताकि वो उन पैसों को निकाल सके जो उसने ब्लैकमेलर के लिए छुपाया था। उसे डर था कि अगर वो पैसा पुलिस के हाथ लग गया पूरा मामला उसके खिलाफ जा सकता था। आखिरकार 2 करोड़ कोई छोटी रकम भी नहीं थी। ये बात सुनकर विक्रम का रवैया तुरंत बदल जाता है। उसे लगता है कि समीरा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और सबसे बड़ी बात यह कि बैनर्जी उसी रिजॉर्ट में पैसे लेकर गया था। वो साफ कह देता है कि उसे लगता है कि समीरा उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए अब वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अब जैसे ही विक्रम जाने लगता है समीरा घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो और पैसे दे देगी, बस उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। लेकिन इस बार विक्रम टस से मस नहीं होता। वो साफ कह देता है कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। वो समीरा को समझाता है कि अब उसे पुलिस के सामने ये मानना ही पड़ेगा कि उसने 2 करोड़ रुपए किसी ब्लैकमेलर को देने के लिए रखे थे, और जैसे ही ये बात सामने आएगी पुलिस उससे ऐसे सवाल करेगी जिनसे वो अब तक बचती आई है। विनय वर्मा की मौत, अशोक के साथ उसका रिश्ता, उस रात क्या हुआ था, और सबसे बड़ा सवाल विनय वर्मा की लाश आखिर गई कहां? समीरा टूट जाती है और कहती है कि उसने विक्रम को इस वजह से हायर किया था कि वो उसे इस दलदल से निकाल दे। थोड़ा सोचने के बाद विक्रम कहता है कि अगर विनय वर्मा की लाश मिल जाए तो वो केस को पलट सकता है। तब वो अशोक को फंसाने के लायक मजबूत सबूत भी ढूंढ सकता है। फिर वो सीधे पूछता है लाश कहाँ है? समीरा पहले तो कहती है कि उसे सच में नहीं पता, ये राज सिर्फ अशोक को मालूम था, लेकिन विक्रम तुरंत भड़क जाता है। वो कहता है कि ये झूठ है, असल में विनय वर्मा को खत्म करने वाली तुम खुद थी। तुमने ही उसे पहाड़ी से धक्का दिया और नीचे जाकर उसकी जान ले ली। विक्रम उसकी वजह भी सामने रख देता है। वो कहता है कि समीरा राहुल से सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए शादी कर रही थी। जब उसे पता चला कि विनय वर्मा उसके राज को जान चुका है तो वो डर गई कि कहीं वो सब कुछ उजागर ना कर दे। अब उसी डर में उसने ये कदम उठाया। उस दिन फार्म हाउस पर असल में सिर्फ 2 लोग थे, समीरा और घायल विनय वर्मा। उस वक्त उनके बीच में क्या हुआ ये सिर्फ वो जानती है। समीरा फिर भी अपनी कहानी नहीं छोड़ती। वो दोहराती है कि ब्लैकमेलर की वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन विक्रम हल्की मुस्कान के साथ उसे टोक देता है। वो कहता है कि जिस ब्लैकमेलर की कहानी वो बना रही है उसने कभी भी अशोक को समीरा को मारने के लिए नहीं कहा था। असल में उसने अशोक को नहीं बल्कि पूरे सच को दफन करने के लिए अशोक को खत्म किया। समीरा चौंक कर पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता चला। तब विक्रम मुस्कुराकर बताता है कि वही ब्लैकमेलर वो खुद था।
ये सुनते ही समीरा जैसे पत्थर बन जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब तक उसके सामने बैठा आदमी कौन था। वो गुस्से में पूछती है कि आखिर उसे ब्लैकमेल क्यों किया गया। विक्रम बहुत ही ठंडे अंदाज में कहता है, आदर्श के लिए। अब बताओ तुमने उसके पिता की लाश कहाँ छुपाई। ये सुनकर समीरा कुछ देर चुप रहती है और फिर पहली बार पूरी सच्चाई खोल देती है। वो बताती है कि जब विनय वर्मा पहाड़ी से गिरा तो वो तुरंत नहीं मरा था। वो धीरे धीरे घिसटते हुए सड़क तक पहुंच गया था। लेकिन उसी समय समीरा भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। उसे डर था कि अगर विनय बच गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी डर में उसने पास पड़ी एक भारी चीज उठाई और उसके सिर पर दे मारी और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने लाश को पास की एक कंस्ट्रक्शन साइट तक घसीटा और मिट्टी में दफना दिया। ये सब बताते वक्त उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। विक्रम उसे घूरते हुए पूछता है कि वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, लेकिन समीरा साफ कहती है कि जो उसे करना था वो कर चुकी है, अब आगे बढ़ो। जब विक्रम वहां से जाने लगता है तो समीरा उसे धमकी देती है कि उसके खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो उसके खिलाफ कुछ करेगा तो वो उसे करप्शन के केस में फंसा देगी। तभी विक्रम अचानक से पलटता है। वो स्टूल पर चढ़कर फायर अलार्म खोलता है और उसके अंदर छुपा एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाल लेता है। वो बताता है कि जब उसने पहले बैटरी निकाली थी तब उसी जगह ये रिकॉर्डर छुपा दिया था। अभी अभी समीरा ने जो कुछ भी कबूला है वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये देखकर समीरा पैनिक कर जाती है और गन तान देती है, लेकिन विक्रम बिना डरे दरवाजा खोल देता है। बाहर का नजारा देखकर समीरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर पूरी पुलिस फोर्स पहले से खड़ी होती है। तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और विक्रम चुपचाप वहां से निकल जाता है। अपनी आखिरी चाल में समीरा चिल्लाकर कहती है कि विक्रम ने उसे धमकाकर कन्फेशन करवाया, लेकिन तभी सामने खड़ा एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि विक्रम वासुदेव तो वो खुद है। यही रिवील होता है कि अब तक जो आदमी विक्रम बनकर सामने था वो असल में आदर्श था, विनय वर्मा का बेटा। फिर कहानी फ्लैशबैक में लौटती है और पता चलता है कि पिता के गायब होने के बाद आदर्श ने हार नहीं मानी। उसने असली सब इंस्पेक्टर विनय वासुदेव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान की खूबी यही थी कि समीरा खुद अपने जाल में फंस जाए, क्योंकि जब वो वैष्णवी बनकर उनसे मिली थी तब उसने आदर्श का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आंखें देखी थी। इसी का फायदा उठाकर आदर्श ने अपनी पहचान छुपाई, लेंसेज पहनकर खुद को विक्रम के रूप में पेश किया और उसके सामने वही रोल निभाया। उसकी इसी चाल ने समीरा से सच्चाई उगलवा ली और आखिरकार अपने पिता के कातिल को कानून के हवाले करवा दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक और जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन किया है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वो मूवी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। बाकी अगर आप हॉरर मूवीज के दीवाने हैं और हॉरर मूवीज का ब्रेकडाउन फील के साथ देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे इट्स हॉन्टेड चैनल को भी चेकआउट जरूर करिए। भाई चैनल नया है और आपका ही है, इसलिए उसे भी सपोर्ट करिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।